नमस्कार, ये है इंडियाज वर्ल्ड और मैं हूं नगमा और मेरे साथ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन संजय जोशी। इस हफ्ते हम चर्चा करेंगे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो हुआ ग्लासगो में COP26, उसकी चर्चा करेंगे क्योंकि 2 हफ्ते तक COP26 में 100 देशों से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रतिनिधियों ने चर्चा की, तोलमोल किया कि आखिर जलवायु परिवर्तन से जो बदलाव हो रहे हैं उस संकट से धरती को किस तरह से बचाया जाए, किस तरह से फॉसिल फ्यूल यानी कोयले के इस्तेमाल को कम करते करते खत्म किया जाए, ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे कम से कम किया जाए और जो गरीब देश हैं उनकी आर्थिक मदद की जाए ताकि वो जलवायु परिवर्तन से हो रहे बदलाव के खतरे से निपट सकें। तो इन तमाम चीजों पर चर्चा हुई, लेकिन इससे हासिल क्या हुआ? 2 हफ्ते तक चर्चा करने के बाद आखिर ये सम्मेलन खत्म हुआ और इसके साथ साथ ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट को अपनाया गया। पर हम आज इसमें समझेंगे कि दरअसल COP26 ने क्या हासिल किया, क्या उसकी नाकामियां रही हैं। तो इन तमाम चीजों, इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। संजय, इसकी नाकामियां भी रही हैं और इससे कुछ न कुछ तो हासिल शायद हुआ होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये समझने से कि COP26 ने दरअसल क्या हासिल किया है। इसमें इसके बहुत सारे एक्टिविस्ट भी हैं और तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि जितना इससे हासिल होना चाहिए था वो हुआ नहीं, मायूस करके गया ये। लेकिन कुछ बड़ी बातें अगर हम देखें तो इससे क्या उम्मीद जगती है, क्या दरअसल हासिल हुआ है 2 हफ्तों की चर्चा से? नगमा जी, COP26 के बारे में हम पिछले कुछ एपिसोड में चर्चा करते आ रहे हैं। हमने देखे जब ये सम्मेलन होते हैं तब इनकी तैयारी काफी समय पहले से शुरू हो जाती आमतौर पर। इस बार समस्या ये है कि कई परिस्थितियों की वजह से एक तरफ कोविड, दूसरी तरफ यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा है, दोनों आपस में बात करने को तैयार नहीं थे। तो इसकी जो प्री प्रिपरेशंस हैं उनमें बहुत भारी कमियां रही। तो जो इसकी नाकामियां हैं वो कई हद तक उसका जो, अगर आप ठीकरा फोड़ना चाहेंगे तो जो लैक ऑफ प्रिपरेशन ये पूरे 2 साल में कोविड के उपरांत हुआ है, उसका लैक ऑफ प्रिपरेशन साफ दिखता है। और अगर आप गौर फरमाएंगे तो ठीक COP26 के पहले दुनिया भर में इतनी भारी एनर्जी क्राइसिस आई। आपने कीमतों में भारी उछाल देखा, गैस की कीमतों में, कोयले की कीमतों में, और त्राही त्राही मच गई। यूरोप जैसे देश सब्सिडी देने लग गए एनर्जी को लेकर के। तो कहीं ना कहीं एक जो हिचक थी COP26 और जलवायु, क्योंकि जो जलवायु का जो परिवर्तन का चल रहा है सिलसिला, जो कि बहुत गहन खतरा है दुनिया के ऊपर, इस पर से कहीं ना कहीं ध्यान हटा। और इसी वजह से COP26 में जो परिणाम आए, अंततः आलोक शर्मा जो वहां COP के प्रेसिडेंसी है, यूके को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने खुद कहा कि डिसअपॉइंटेड हैं, बस डूबते को तिनके का सहारा है कि पेरिस का 1.5 डिग्री वार्मिंग का जो गोल है वो अभी भी कायम है, लेकिन किस हाल में कायम है, वो वेंटिलेटर पर कायम है। और वेंटिलेटर पर कायम है मतलब वास्तव में इसके बचने की, शेष रहने की उम्मीद बहुत कम है। इसको प्राय समाप्ति समझ, तो एक तरह से एडमिशन था इसकी नाकामी का। लेकिन जो जहां तक इसकी सक्सेसेस का सवाल है, देखिए अंततः आते आते आखिर दिन तक मैं कहूंगा कि जो ये COP26 है, इससे स्पष्ट हो गया कि जलवायु परिवर्तन की जो निगोशिएशंस चल रही हैं उनमें जलवायु परिवर्तन को रोकने की बातें कम हुई हैं। एक जियोपॉलिटिक्स, जो बड़ी जियोपॉलिटिक्स है, उसका खेल ज्यादा हुआ है। और वास्तव में COP26 से स्पष्ट हो गया है कि जो ये क्लाइमेट टॉक्स हो रही हैं उनमें जियोपॉलिटिक्स ज्यादा चल रही है। और जो सफलता इसमें हुई है, अब तक जो ये जियोपॉलिटिक्स चलती आ रही थी उसमें जो विकसित देश थे वो बड़े हावी रहने लगे थे। पर आखिर में घूम करके अगर आखिरी दिन के आप नेगोशिएशन को देखें तो वापस घूम करके जो परिवर्तन हुए हैं, जो 2-3 परिवर्तन हुए हैं, सब कोयले की बात करते हैं, कोयले में भारी परिवर्तन हुआ है, उसकी हम अलग से चर्चा करेंगे उसके कारणों की। लेकिन मेरे विचार में जो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है स्पष्ट रूप से, जो एक दूसरा इंसर्शन भारत के इंटरवेंशन से जो फाइनल ड्राफ्ट है उसमें आया है, वो अधिक महत्वपूर्ण है। कोयले का तो है ही, उसकी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन जो दूसरा है वो अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए भारत ने और कुछ हद तक चीन ने साथ मिलकर के
क्या डलवा लिया। उन्होंने ट्रांजिशन ऑफ कोल के आगे की दुनिया कैसी होगी उसमें तो परिवर्तन किया ही, लेकिन जो एक खास पैरा डलवाया कि एक ऐसे एनर्जी ट्रांजिशन की बात हम करनी चाहिए जिसमें जो विकासशील देश हैं, जो उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो कमजोरियां हैं, उनको टारगेट सपोर्ट देना, जो सबसे कमजोर लोग हैं उनको टारगेट सपोर्ट देने में प्रक्रिया में और अधिक कार्रवाई होनी अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहली चीज तो ये आई। और दूसरी जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, सर्वाधिक जिनको जो खतरा है, जो आहत होने वाले हैं, उनकी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप तर्क संगत, न्याय संगत ट्रांजिशन, जो एक ट्रांजिशन, एक परिवर्तन होना है एनर्जी सिस्टम में, वो तर्क संगत हो, वो न्याय संगत हो। और ये जो एक बड़ा मेरे ख्याल से खेल हुआ है, भारत ने बहुत जोर से, भारत ने अपने जब प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत की बात की और उन्होंने पूरा दिखाया कि भारत क्या इसमें करना चाहता है, और साथ साथ यह भी स्पष्ट किया गया कि अभी तक जो विकसित देश हैं वो एक तरीके से कब्जा जमाए हुए हैं पूरे कार्बन बजट पर, और वो पांव पसार के बैठे हैं, छोड़ने को इंच भर भी जगह तैयार नहीं है, और विकासशील देशों से बार बार कह रहे हैं कि आप करो, आप कोयला बंद करो, आप फॉसिल फ्यूल्स बंद करो, और खुद बड़ी भारी मात्रा में कार्बन एमिशंस लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, उनको रोकने की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो एक द्वंद्व कई सालों से चल रहा था, इसमें मेरा मानना है कि COP26 में वास्तव में एक स्पष्ट रूप से जी, इसको बड़े दबे दबे स्वरों में कहा जाता था, कभी विकसित देश इसको जोर से कहने नहीं देते थे, आज स्पष्ट रूप से एक डंके की चोट पर कहा गया है कि देखिए, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट कैन बी द फाउंडेशन। जो लाइफस्टाइल की बात मोदी जी ने कही, प्रधानमंत्री ने कही कि लाइफस्टाइल, एक बहुत भारी अंतर है लाइफस्टाइल से। अगर आप विदेश की बात करें, विकसित देशों की बात करें, भारत की बात करें, तो एक भारी परिवर्तन है, बहुत डिफरेंस है दोनों की लाइफस्टाइल में। ये लाइफस्टाइल जब तक एक तरीके से नहीं आएंगी, जब तक इनका कन्वर्जेंस नहीं होगा और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स की जब तक हम बात नहीं करेंगे, तब तक वास्तव में कहना कि आप फलाना करिए या ढमाका करिए संभव नहीं है। जी, तो ये कुछ चीजें हैं जो वाकई इस पटल पर जो इतनी चर्चा हुई उससे हासिल भी हुआ है। आपने इंडिया और चाइना की बात की संजय जी, एक चीज इंडिया और चाइना दोनों की बड़ी आलोचना हुई और कड़े शब्द इस्तेमाल किए गए। अगर हम कोयले के इस्तेमाल की बात करें और कहा गया कि उन्होंने फेज आउट शब्द को बदलवाकर फेज डाउन करवाया, और ये जो करवाया ये एक बहुत बड़ा झटका है इस तौर पे देखा जा रहा है, लेकिन इस एक नाकामी ये बताई जा रही है। दूसरा सवाल जिससे मैं आपसे समझना चाहूंगी कि एक जो भी जो अनकंफर्टेबल सवाल हैं, जैसे कि जो अमीर देश हैं वो गरीब देशों की जो आर्थिक मदद करने की उन्होंने एक तरह से कसम खाई थी, वो पूरी नहीं की 2020 तक भी, उसको बढ़ा के अब 2023 कर दिया गया है। वो $100 बिलियन देने की जो बात थी, जो कि कम भी है। और दूसरे की अमीर देश जो जिन्होंने जलवायु परिवर्तन में बहुत जिनका योगदान रहा है, उनको इसकी भरपाई करनी होगी, और इस तरह के सवाल भी यहाँ पर नहीं उठाए गए। तो इस तरह के सवालों से भी बचा है ये COP26। इसकी नाकामियों में तो बहुत सारी आलोचनाएं हो रही हैं। इन मुद्दों पर आप का क्या आकलन है? देखिए, सबसे बड़ी नाकामी तो अगर COP26 की है वो है फाइनेंसिंग को लेकर, और फाइनेंसिंग को लेकर के जो बराबर एक तरीके से अगर आप देखें, जैसा आपने कहा कि अमीर देशों की वजह से अधिकतर ये पोल्यूशन और जो कार्बन जो जलवायु परिवर्तन है वो हो रहा है। आज भी अमीर देशों का सबसे बड़ा कब्जा इस पर है। अगर आप वास्तव में स्टैटिस्टिक्स देखें, फिगर्स देखें, तो स्पष्ट होता है कि किसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हुआ है और लगातार होता जा रहा है। अगर आप एटमॉस्फेयर में पूरा जितना कार्बन आज एक्यूमुलेटेड है, जितना इकट्ठा हो गया, जिसके बारे में विकसित देश बात करना ही नहीं चाहते, इसके बारे में कभी नेगोशिएट करना ही नहीं चाहते, और वास्तव में जलवायु परिवर्तन एक्यूमुलेटेड कार्बन की वजह से हुआ है। जितने पांव पसार लिए हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं है, विकासशील देशों से कह रहे हैं कि हम तो आराम से बैठेंगे इस स्थान पर, आप इस सफर को लटकते हुए तय करिए, छत पर बैठ करके तय करिए, आपको तो हम खड़े होने की भी जगह देने को तैयार नहीं। जब ये
नकारात्मक रवैया अगर देशों का रहेगा तो वास्तव में जलवायु परिवर्तन को रोकने की बात किस मुंह से कर सकते हैं। और वही चीज फाइनेंसिंग को लेकर के हो। फाइनेंसिंग देखिए, जब कोविड आया इन्हीं देशों ने 1 साल के अंदर अपनी जनता को कोविड से उबारने के लिए $14 ट्रिलियन फेंके। $14 ट्रिलियन 1 साल के अंदर। और अब जब बात पेरिस से हो रही है, फिर COP26 में हो रही है, तो मुद्दा क्या है? $100 बिलियन a ईयर जो ये फेंक चुके हैं, उसका 1/100वां हिस्सा भी नहीं है। उसका 1/100वां हिस्सा भी ये कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने गंद फैलाई है उसको साफ करने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसका 1/100वां हिस्सा कंट्रीब्यूशन देने को भी तैयार नहीं है जी। तो मुद्दा यहां पे आता है। तो जो ये क्लाइमेट फाइनेंस का इतना बड़ा फेलियर हो रहा है, आप ट्रांजिशन की बात करते हैं, चेंज की बात करते हैं, ये बंद कर दो, और विकासशील देशों से कहते हैं कोयला बंद कर दीजिए, खुद बंद करने को तैयार है नहीं। अगर आप वास्तव में कोयले का कंजम्पशन देखें तो ये फिगर्स बहुत स्पष्ट हैं। आज अगर पूरी कार्बन स्पेस देखें, 25% कार्बन स्पेस पर कब्जा अमेरिका का है। 25% कार्बन स्पेस पर। उसके बाद 22% पर ईयू का है। चीन का करीब 11% पर है। और भारत तो मात्र 3% कार्बन स्पेस पर कोने में सिमटा हुआ कहीं खड़ा है जी। और ऐसी अन्य छोटे छोटे देश है जिनकी कोई गिनती नहीं है, जिनके कार्बन बजट में एक आपने कुछ दिया ही नहीं है। तो वो देश अपना विकास कैसे करेंगे? और जो मैं फिगर्स बता रहा हूं, 25%, 22%, इसमें गौर फरमाइए, जो एम्बेडेड कार्बन है, मतलब जो प्रोडक्शन रिलेटेड कार्बन है, जो सप्लाई चेन्स की कार्बन है, सप्लाई चेन्स की कार्बन मतलब जितना कंजम्पशन अमेरिका कर रहा है, जितना, चाहे वो जूते पहनता है, चाहे मोजे पहनता है, चाहे वो कपड़े पहनता है, चाहे वो कंप्यूटर बनाता है, सब चीजें तो दूसरे देशों में बन रही हैं। तो वो कार्बन एमिशन जो हो रहा है वो बेचारे दूसरे देश के खाते में जा रहा है। बिल्कुल। जबकि वास्तव में वो जो कंजम्पशन रिलेटेड कंजम्पशन है, जो एमिशंस हैं, वो सारे किसके खाते में जाने चाहिए? वो खाते में जाने चाहिए विकसित देशों के। तो विवाद यही है, झगड़ा यही है। जब तक इनकी बात नहीं होगी और जब तक इनका दायित्व निभाने की तैयारी नहीं होगी, और इसके अगर यही तरीका रहा तो यही बात होगी कि विकासशील देश तो कह रहे हैं कि सिर्फ लोग पांडवों की तरह हमें 5 गांव दे दो वही काफी है, उसमें मतलब काम चला लेने। और इनका कहना है हम तो सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं। तो ये कौन सी, ये जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं या महाभारत लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? तो ये एटीट्यूड अगर रहेगा, ये रवैया अगर रहेगा, तो इस प्रकार के आयोजनों में आपको वास्तव में, और जो जितने भी एक्टिविस्ट हैं अगर नाराज हैं तो उनके नाराज होने का बहुत बड़ा कारण है। और यही कारण है कि सिर्फ बातें होती हैं, काम नहीं होता। नेट जीरो की बात करते हैं, और नेट जीरो क्या है? नेट जीरो तो गुल्ली डंडा खेल है। वास्तव में कुछ एक अकाउंटिंग का एक खेल है जिसमें वास्तव में आप कह रहे हो कि मैं आज नहीं करूंगा, अभी तो मैं गुल्ली डंडा देखिए बहुत अच्छा खेल है, इसमें पैसा वैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री का खेल है। और जब मन उब जाए, जब समझ में नहीं आए, गुल्ली बाहर दूसरे खेत में फेंक दीजिए, तड़ी पार फेंक दीजिए। उसके बाद अगले दिन जब मन आएगा तब उसको ढूंढ के फिर से खेल शुरू कर देंगे, क्लाइमेट फिर से खेलेंगे। तो कोई कह रहा है कि हम 2050 में नेट जीरो जाएंगे, कोई कह रहा है 2060 में नेट जीरो जाएंगे, कोई कह रहा है 2070 में नेट जीरो जाएंगे। तो देखिए, नेट जीरो का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो नेट जीरो की बात ही, ये एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज, ये किसी बहुत होशियार चार्टर्ड अकाउंटेंट की बनाई हुई स्कीम है। इसका वास्तव में क्लाइमेट चेंज रोकने से, जलवायु परिवर्तन रोकने से कोई संबंध नहीं जी। तो अगर इस प्रकार की बातों पर निगोशिएशंस होंगे, बातें होंगी, तो वास्तव में गाड़ी अपनी पट्टी पर ज्यादा देर नहीं दौड़ सकती। तो यही समस्या COP26 में रही है। लेकिन जो बड़ी सफलता, जैसा मैंने बार बताया, बड़ी सफलता मिली है कि इस बार जो भारत ने, और देखिए भारत और चीन का आपस में आप जानते हैं विवाद चल रहा है, लंबा विवाद चल रहा है, लेकिन क्लाइमेट के मुद्दे पर भारत ने वास्तव में आकर के सामने दिखाया कि एज ए मैच्योर कंट्री वो चीन के साथ भी इस मुद्दे पर साथ हो सकता है, जहां विकासशील देशों की बात आती है जी, तो जहां डेवलपमेंट की बात आती है, तो बहुत जोर से
मेरे विचार में दोनों देशों ने इस तर्क को रखा है कि आपको जगह देनी पड़ेगी। आप जी। आज आगे के कॉप्स में आपको वास्तव में क्यूमुलेटेड जो एमिशंस हैं उनकी बात करनी चाहिए, जिनकी आप आज तक बात करते नहीं आ रहे हो, जिसका दायित्व आप लेने को तैयार नहीं हो। तो ये मेरे विचार में भारत के लिए एक बड़ी सफलता है। ये एक कामयाबी, एक सफलता बता रहे हैं आप, जो भारत और चीन का साथ आना है, चीन और अमेरिका का साथ आना इसके पहले इसी मुद्दे पर, ये भी बहुत अहम है और इस पर भी मैं चाहूंगी कि आप समझाएं कि ये कितना अहम है। लेकिन साथ साथ ये भी कि भारत ने जो प्रॉमिसेस वहां पर किए हैं उससे काफी हलचल रही, बहुत बज़ रहा कि 2070 तक नेट जीरो की बात की है, प्रधानमंत्री ने पंचामृत की बात की है और चाइना ने भी कहा है कि डिटेल रोड मैप के साथ वो सामने आएगा कि अपने कमिटमेंट को किस तरह से पूरा करेगा। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो जो हमारी अभी पॉलिसीज हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जुड़ी हुई और प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, वैसे में कार्बन कंटेंट को सीमित करना और इस टारगेट को, आपको क्या लगता है कि किस सही रास्ते पर भारत अभी है या क्या बदलाव करना पड़ेगा? अभी ट्रैक पर है भारत इस मुद्दे पे? देखिए, भारत जो पंचामृत पिलाया गया वहां COP26 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, उसमें जो मुख्य मुद्दे थे उनमें कुछ में तो बहुत स्पष्ट है कि भारत की क्या रूपरेखा आएगी, कुछ में अभी बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं, उसके डिटेल्स अभी आने बाकी। तो जहां तक उन्होंने कहा कि जो नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट तक 2030 तक कर देंगे, इसमें वास्तव में अगर गीगावाट की बात करते हैं, 500 गीगावाट की बात करते हैं, तो वो पावर जनरेशन कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो ऑलरेडी आप देखिए कि जहां तक रिन्यूएबल्स का सवाल है, सोलर का सवाल है, बाकी रिन्यूएबल्स का सवाल है, भारत ने बहुत तेजी से प्रगति और भारी मात्रा में उसने जितने कमिटमेंट दिए, मैंने पिछले वर्ष की बारी बोला था, आपने जितने कमिटमेंट्स दिए उससे कई ज्यादा मात्रा में सोलर लगाया है। और पिछले कई वर्षों में भारत में फेज डाउन फेज आउट का झगड़ा छोड़िए, वास्तव में भारत में नए कोल फायर्ड पावर प्लांट्स आए ही नहीं। लेकिन ये कहना कि भविष्य में नहीं आएंगे आज संभव नहीं है, क्योंकि भारत भारी मात्रा में कोल पर आज भी डिपेंडेंट है। हालांकि भारत का अगर आप कोल कंजम्पशन देखें, वास्तव में भारत का कोल कंजम्पशन जर्मनों के मुकाबले हर भारतीय सिर्फ 1/4 कोल कंज्यूम करता है। और जर्मनी तो बड़ा ग्रीन कंट्री है, नेता बना हुआ है क्लाइमेट चेंज के सवाल में कि हमने डीकार्बनाइज कर दिया। कैसा डीकार्बनाइज किया? जितना एक भारतीय कोल खपत करता है, कोयले खपत करता है, उसकी चौगुनी खपत आप करते हो। अमेरिका उसकी तिगुनी खपत करता है, चीन भी उसकी चौगुनी खपत करता है। तो ऐसी स्थिति में यह कहना कि भारत कोल फायर्ड एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल सरासर गलत है और किसी को भी ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। तो भारत अगर कहता है कि ठीक है 50% हम अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो 500 गीगावाट तक हम ले जाएंगे, संभव है, मुश्किल भी है। एक भारी मात्रा में लगभग आपको भारी इजाफा करना पड़ेगा सोलर बेस्ड कैपेसिटी पर। और प्रश्न फिर भी आता है कि कितना इन्वेस्टमेंट, कितना फाइनेंस इसके लिए आएगा। देखिए, फिर बार बार लौट फिर करके फाइनेंस, बैंकिंग उस सब पर आती है, कितने ग्रांट आएंगे, कितना फाइनेंस आएगा, उस पर कहीं कोई कमिटमेंट नहीं है। भारत ने स्पष्ट कहा है कि ये सब डिपेंड करता है कि कितना सहयोग आप देंगे, जो जस्ट ट्रांजिशन है उसमें कितना देंगे। और वास्तव में मेरे विचार में 500 गीगावाट तक पहुंचना भारत के लिए बिल्कुल संभव है। भारत, मैं कहूंगा, अपने दम पर भी यहां तक पहुंच सकता है, लेकिन दूसरों के लिए भी लड़ाई लड़ना जरूरी है। जो दूसरे देश हैं, छोटे देश हैं, तो भारत सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा है, दूसरे जो छोटे छोटे विकासशील देश हैं उनके लड़ता है। और इस प्रकार से जो दूसरा मुद्दा है कि 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी 2030 तक, उसमें फिर प्रश्न वही आता है, यहां हम टोटल की बात कर रहे हैं या फिर कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? लेकिन 50% तक आने में भारी भरकम, अगर टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट बात करते हैं तो काम करना पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए भी वही है, कंडीशंस हैं, कंडीशनलिटीज हैं। भारत तीसरा कहता है कि जो हमारा टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है 1 बिलियन टन से या अब से लेकर के 2030 तक, यहाँ क्यूमुलेटिव एमिशंस की बात है कि जितने हम करते उससे 1 बिलियन टन कम करेंगे।
हम अपनी जो एफिशिएंसी है, कार्बन इंटेंसिटी है, उसमें इजाफा करके उसको 45% से कम ले आए। ये मेरे विचार में भारत कर सकता है और भारत सही मार्ग पर है इन सब चीजों को करने के लिए। और जहां तक 2070 नेट जीरो का सवाल है, नेट जीरो पर पहले ही हो चुका है। नेट जीरो तो गुल्ली डंडा का खेल। तो 2070 में कौन रहेगा, क्या बातें होंगी, तो ये जो है ये नेट जीरो का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में ही एक गलत ट्रैक पर पूरी क्लाइमेट निगोशिएशन को डाल चुका है। इसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं। जी हाँ, एक आखिरी सवाल कि चीन और यूएस जो इसमें साथ आए पहले इस मुद्दे पर, उससे क्या फायदा और भविष्य जो है, जैसा हम अभी बता रहे हैं और पूरी बातचीत से यही जाहिर है कि जो विकसित देश हैं वो अपना दायित्व निभाने के लिए तैयार नहीं है और वो ईमानदारी से इसमें नहीं काम कर रहे, इसलिए विकासशील देशों पर इसका या छोटे देशों पर इसका भार डालना जो है वो गलत है। ऐसे में भविष्य क्या दिखता है क्लाइमेट एक्शन का? देखिए, भविष्य के बारे में मैंने पहले कहा, एक लाइन बोली थी कि क्लाइमेट निगोशिएशंस, क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन रोकने के बारे में अब नहीं रह गए हैं, वो जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए। और स्पष्ट रूप से जो अमेरिका और चीन के बीच में तथाकथित समझौता हुआ है 10 नवंबर को, फाइनल डील 15 नवंबर को ही, उसके 5 दिन पहले हुआ है। ये समझौता करने की कोशिश बाइडेन प्रशासन काफी समय से चल रहा है और आपको याद होगा अक्टूबर सितंबर चर्चाएं चलती रही, क्लाइमेट निगोशिएशन होते रहे। जॉन केरी चीन गए, वहां बातें हुई, उसके बाद कई चर्चाएं हुई और चर्चाएं टूट भी गई। चीन ने स्पष्ट कह दिया कि क्लाइमेट पर हम अकेले बात नहीं करना चाहते, ये सब नॉन स्टार्टर है। अगर आपको सब मुद्दों पर बात करनी है, ट्रेड के बारे में बात करनी है और जो बड़े हमारे आपस में डिफरेंसेस हैं, उन सब डिफरेंस को लेकर के हम क्लाइमेट नेगोशिएशन की बात कर सकते हैं। अकेले ऐसा कुछ नहीं है। ली केक्वान खुद ही, जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि जो एनर्जी ट्रांजिशन है, जो परिवर्तन है, वो साउंड एंड वेल पेस्ड होना चाहिए। ये स्पष्ट है कि हम लंबे समय तक अभी कोल इस्तेमाल करते रहेंगे और वास्तव में अगर अब यह फेज डाउन और फेज आउट की आप बात कर रहे थे कि फेज आउट का फेज डाउन कर दिया गया, ये फेज डाउन और फेज आउट के बारे में जो अग्रीमेंट हुआ है वो वास्तव में चीन और अमेरिका के डील में हुआ है। अगर आप इनके अग्रीमेंट को पढ़ें, उस अग्रीमेंट में ही फेज डाउन करने की बात पर दोनों अमेरिका और चीन स्पष्टतः एक मत हुए हैं और उसमें लिखा गया है कि कोल को फेज डाउन किया जाएगा, फेज आउट नहीं। फेज आउट की बात उन्होंने नहीं की और वही अंततः, अगर आप ब्लेम की बात करते कि भारत की वजह से, भारत की वजह से नहीं हुआ, ये चीन और अमेरिका आपस में पहले निगोशिएट कर चुके थे और ये जो 10 नवंबर का इनका अग्रीमेंट हुआ है उसमें उसका हिस्सा बन चुका था। पर देखिए, बड़े, क्योंकि मैंने कहा ये जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है, तो इसके पीछे, क्योंकि चीन शुरू से कह रहा था कि क्लाइमेट निगोशिएशंस अपने आप एक आइसोलेशन नहीं हो सकते, और भी मुद्दे इसके साथ हैं, तो इसके पीछे और क्या क्या अग्रीमेंट्स दोनों के बीच में हुए हैं बाकी मुद्दों को लेकर के। अब देखिए, इस क्लाइमेट निगोशिएशन समाप्त हुए और जो शिखर सम्मेलन है चीन और अमेरिका के बीच में वो प्रारंभ हो चुका है। प्रेसिडेंट सी और बाइडेन आपस में मिल रहे हैं, उनका वीडियो कॉल पे उनका शिखर सम्मेलन चल रहा है। तो जो डील्स हो रही हैं, जो डील इनके आपस में होंगी, वो अब देखने वाली चीजें हैं। एक तरीके से ये जो क्लाइमेट निगोशिएशंस हैं वो भी जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुके हैं और बनते रहे। जी जी, बहुत बहुत जहां शुक्रिया। तक चीन का सवाल है, चीन ने बहुत अपना जो उसने अपने इंडिसेस दिए हैं, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिया है कि चाइना की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, वो सबमिट किया है। उसमें उन्होंने, ठीक है, भारत ने 500 गीगावाट बोला है, उन्होंने कहा हम 1200 गीगावाट 2030 तक कर देंगे। और साथ ही चीन ने जो स्पष्ट, अगर चीन की आप प्लानिंग देखिए, रुपये का देखिए, एक लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट किया है वहां, जिसमें उन्होंने कहा है कि चीन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज पर बहुत तेजी से काम करेगा। वो मॉडर्न न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज पर काम करेगा। जो कोल का हमारा फेज डाउन होगा, जो हम कम करेंगे, वो शनय हम कोल को, हमारा बेस लोड न्यूक्लियर पर शिफ्ट होता जाएगा। तो ये एक बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश चीन ने दुनिया को दिए हैं। आप कुछ भी न्यूक्लियर के बारे में करते रहिए, अगर क्लाइमेट एक्शन होना है तो चीन लगातार न्यूक्लियर पर ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, छोटे छोटे न्यूक्लियर प्लांट्स पर रिसर्च करेगा और न्यूक्लियर पर भारी रिसर्च करके इसमें लीडर बनेगा। तो देखिए, चीन की स्ट्रैटेजी इसमें फर्क दिखती है जिस तरफ वो बढ़ रहा है।
बिल्कुल, जैसा आपने कहा और बहुत अच्छी तरह से समझाया कि इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स क्या है और जो क्लाइमेट एक्शन है वो जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुके हैं। शिखर सम्मेलन समाप्त हुए, ध्यान इस पर देना है कि अभी चीन और अमेरिका के बीच में क्या डील हो रही है और देखना होगा कि जो रेज़ोल्यूशंस यहाँ पर जो प्रस्ताव अपनाए भी गए हैं उनसे क्या वो ग्लोबल वार्मिंग के जो टारगेट हैं वो हासिल किए जा सकते हैं या सिर्फ ये बातें ही हैं। बहुत सारे सवाल बचे हुए हैं। इंडियाज़ वर्ल्ड के इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।